आदाब नदीम भाई, आदाब। सुबैर अंसारी भाई, वालेकुम अस्सलाम। शमसुल हुदा साहब, सलाम पेश करता हूँ। आफ्ताब खान साहब, चिश्ती साहब, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज एक बहुत बड़ी शख्सियत के सिलसिले में मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बिल्कुल नौजवान हैं, हमसे अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हमसे तेज़ बोल लेते हैं, हमसे तेज़ चल लेते हैं, हमसे तेज़ सारा काम बहुत तेज़ी के साथ। और उनकी उम्र सिर्फ 95 साल है, 95 ईयर्स। और वो शख्सियत है पंडित आनंद मोहन ज़ुर्शी गुलजार देहलवी की। पंडित आनंद मोहन ज़ुर्शी गुलजार देहलवी आज के हिंदुस्तान के लिए एक मिसाली किरदार और मिसाली हैसियत रखते हैं। वो इसलिए मिसाली किरदार और मिसाली हैसियत रखते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कंपोजिट कल्चर का ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसी शख्सियत नहीं देखी जो गुलजार देहलवी की थे। गुलजार देहलवी का सिलसिला दाग देहलवी से मिलता है। उनके वालिद जार देहलवी और सारे लोग वो दाग देहलवी के खानवादे या दाग देहलवी के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत पहले इनके आबा व अजदाद कश्मीर से हिजरत करके दिल्ली आ गए थे और बाज़ार सीताराम में रहा करते थे। इन्होंने वो दौर देखा है जिस दौर में आज़ादी का सिलसिला चल रहा था, लोग जद्दोजहद कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए थे। और उस ज़माने में भी गुलजार ने, देहलवी ने अपने जो खिदमत थी, जो सबको एक मतलब हिंदू मुसलमान लोगों को दरमियान में रख के कोई वो ना हो, मतलब एक कौमी यकजहती की एक मिसाल उन्होंने पेश की कि कहीं गड़बड़ ना हो, हिंदुओं को समझाना, मुसलमानों को समझाना। और फिर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा। गुलजार साहब का ताल्लुक़ जो है वो नेहरू परिवार से भी है। इंदिरा गांधी जी उनकी मौसी लगती थी। और लोगों ने मुझे ये बताया कि जिस ज़माने में इंदिरा गांधी ज़िंदा थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, उस ज़माने में गुलजार देहलवी की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा पीएम हाउस में होती थी और बहुत से फलाही काम, चाहे किसी मज़हब के लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी मज़हब के हो, गुलजार देहलवी जाके मिनटों में करवा दिया करते थे। तो गुलजार देहलवी मेरी बड़ी खुशकिस्मती है
कि जब मैं यहाँ नोएडा में आया रहने के लिए तो उसके थोड़े ही दिन बाद गुलजार देलवी हिजरत करके नोएडा में आबाद हो गए। और गुलजार देलवी से हमारा बड़ा राब्ता रहा। मैं तो मतलब मेरे उनकी हैसियत मेरे लोकल गार्जियन की सी है। और फिर यहाँ पर ज़ाहिर शोरा की जो बिदाती, मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा गुलजार देलवी से। और इस दरमियान में कभी भी कोई ऐसा फंक्शन या ऐसा कोई अहम सिलसिला अदबी नहीं रहा जिसमें हम और गुलजार देलवी साथ साथ ना रहें। मुझे इस बात की भी खुशी है, कभी कफ़ी आज़मी ने एक जुमला कहा था कि लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कौमी यकजहती और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन महफिल में, लेकिन फिर वो लोग जब अपनी कम्युनिटी में आ जाते हैं तो वो भी फ़िरका परस्त हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लोग गुलजार देलवी को जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं, कमाल और किरदार से वाकिफ़ हैं, गुलजार देलवी जो महफिल में कहते हैं वही वो तन्हाई में करते हैं। और एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने उनका ज़्यादा वक्त मुसलमानों के साथ अदीबों के साथ, मौलाना आज़ाद के साथ थे रहे। और ये लोग बहुत, मौलाना आज़ाद उनको बड़ी मोहब्बत किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू ज़ाहिर है कि अजीज़ों में थे तो वहाँ आना जाना था, जाया आया करते थे। और ज़ाहिर है कि उस ज़माने में कांग्रेस का बड़ा उरूज था। अहम किरदार बाहर से गुलजार देलवी रखते थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बहुत से काम वो सियासत से और हुकूमत से लम्हों में करा दिया करते थे। ना कभी उन्होंने सिले की परवाह की, ना कभी सताइश की तमन्ना की। बहरहाल गुलजार देलवी आज भी उसी तरीके से जवान, तरोताज़ा और तंदुरुस्त हैं। मैं जब यहाँ आया तो गुलजार देलवी साहब, जाहिर है कि हमारे तो घरेलू ताल्लुकात उनसे हैं, आना जाना सब कुछ रहता था। तो बड़े वाक़यात मेरे साथ उनके गुज़रे हैं गुलजार देलवी के। एक तो ये जो सच्ची बात है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर गुलजार देलवी जैसे, पंडित आनंद मोहन जोशी, गुलजार देलवी जैसे कुछ लोग और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएं तो ये कभी कभी किसी कम्युनिटी की तरफ से जो एक बदसूरत सी आवाज़ आती है और हम लोगों की एकता, हम लोगों की एकजहती को जो टूटने की कोशिश होती है, की जाती है, वो कहीं से भी हो, किसी वो जहन को मुंतशिर कर देती है। लेकिन गुलजार देलवी से आप जब भी बात कीजिए तो वो ऐसी बातें करते हैं कि आपको बड़ी उनसे, अब जाहिर है कि उर्दू की ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ रहा है। दाग देलवी जैसे अहम शायर के शागिर्द थे उनके वालिद साहब, और उन्होंने पूरा अपना घर में पूरा देखा। उस ज़माने में तो उर्दू का दौर दौरा था, ज़बान का दौर दौरा था, शेर व शायरी का दौर दौरा था, और जिसके बीच में गुलजार साहब पले बढ़े। और गुलजार साहब की एक खुसूसियत और है, वो ये है कि वो महफिल के आदमी हैं, सबसे मोहब्बत का। और जाहिर है कि उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और जाहिर है कि जिस वक्त गुलजार देलवी से मिलते हैं वो, तो उस सिर्फ कद का मामला है, कद थोड़ा गुलजार देलवी का कम है, लेकिन बाकी उनका चेहरा, मोहरा, पहनावा, सब कुछ जो है, जिन लोगों ने उनको नहीं देखा, जवाहरलाल नेहरू को,
वो गुलजार देलवी को देख लें तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि पंडित जी ऐसे ही थे। सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, चूड़ीदार पैजामा, लाल गुलाब और गले में एक लॉकेट, और उस लॉकेट पे अल्लाह लिखा हुआ, रुमाल, ये उनका पहनावा है। मतलब उनको आप देख लें तो आपको ये लगेगा कि ये पता नहीं किस ज़माने का आदमी आ रहा है ये इस ज़माने का आदमी नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने का आदमी है जो है। तो गुलजार देलवी वो शख्सियत है। एक मरतबा का जिक्र है हज़रत, मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने जो ये सिलसिला मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ जिन लोगों से मेरा साबका पड़ा है उस हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ, और ना तो मैं इतना बड़ा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों पर की शायरी पर और इस पर उस पर, मैं तो वाक़यात को जो मेरे साथ उनके बीते हैं वो पेश करता हूँ। एक मरतबा उस ज़माने में हमारे यहाँ एक उर्दू के बहुत अहम मकबूल शायर और कई किताबों के मुसन्निफ़ रिफ़त सरोश साहब रहा करते थे। तो वो थे तो और बड़ी गर्मी थी यहाँ पर। एक पीपी श्रीवास्तव रिंद थे, सहारा में थे, वो भी थे, वो अच्छे शायर वो भी हैं, वो भी थे। तो बहुत, और इसके अलावा नोएडा से उर्दू के दो बड़े अहम अखबार निकलते हैं। एक अखबार जो है वो इनकलाब है उर्दू का, जिसके एडिटर जो हैं शकील शमशी साहब हैं, जो हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं, और दूसरे राष्ट्रीय सहारा के एडिटर रिजवी साहब हैं। तो दो बड़े अखबारों, जाहिर है कि इन अखबारों से वाबस्ता जो लोग हैं वो सब लोग सहाफ़ी हैं, कोई शायर है, कोई अदीब है, उसमें इस तरह का मामला है। तो गुलजार देलवी साहब जो हैं उनकी महफिलें, उनकी मोहब्बतें, और फिर उनकी होती है, और ऐसी उर्दू कि हमने बड़े बड़े लोगों को भी ऐसी उर्दू बोलते हुए न देखा है न सुना है। और कभी कभी ऐसे ऐसे अल्फाज वो अपनी दोहरा देते हैं कि मुझे भी उनसे पूछना पड़ता है कि भाई इसके गुलजार भाई इसका क्या सियाक़ व सबाक़ है, किस उसमें आपने ये बोला है एक मरतबा का किस्सा है कि हम गुलजार साहब एक मुशायरे से लौट रहे थे। मेरी गाड़ी पे गुलजार साहब थे, मैं गाड़ी चला रहा था। उस ज़माने में मुझे कुछ पान मसाला उसाला खाने का शौक़ था, तो मेरे साथ डिब्बा तंबाकू वो रहती थी तो जब हम लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने से गुजरे तो मुझे ये लगा कि अब मुझे थूक देना चाहिए, भर गया मुँह। तो मैंने शीशा खोल के जो थूका तो पीछे पा रही थी, और उसके बोनट पर मेरा थूक पड़ गया साहब। अब वो पुलिस की जीप जो है आगे जाके उसने रोक लिया। उसमें पूरी जीप भरी हुई थी, कई सिपाही वगैरह, उनके इंस्पेक्टर भी थे। वो सब धड़ा धड़ा के उन्होंने हमारी गाड़ी घेर ली। मैंने कहा आज हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मैंने गुलजार साहब से कहा कि भाई चचा अब आपको संभालना है। अरे कहने लगे ऐसों को हमने बहुत देखा है, बस तुम गाड़ी में बैठे रहना, तुम गाड़ी में मत निकलना। और क्या बोलते हैं, वो खोला उन्होंने और चले गए। आगे जीप रुकी हुई थी सिपाही, तो उन्होंने कहा जी बताया। अच्छा, एक तो उनकी हुलिया देखने के बाद, शेरवानी और वगैरह वगैरह, और ख़ूबसूरत आदमी, गोरे चिट्टे और पूरा, तो आधा तो ये होता था कि क्या बोलते हैं, उनको देखने के बाद लोग समझते थे कि किसी महज़्ज़ब आदमी से बात कर रहे हैं, तो वो नहीं होता था। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा साहब ये कौन साहब हैं, इन्होंने वो किया और इनको, अरे उन्होंने कहा भाई वो क्या भतीजा है मेरा और कुछ नहीं। और मैं क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना तारुफ बताया, एक दर्जन तो उन्होंने अपने वो कार्ड निकाल के दिखा दिए कि मैं इस कमेटी का और इसका मेंबर और इसका मेंबर उसका मेंबर। मतलब एक
2 मिनट में वो इंस्पेक्टर इतना मुतासिर हुआ कि वो अपनी जीप से उतर के वो आया, कहने लगा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था, ये तो बड़ी बड़ी महान आत्मा है, महान शख्सियत है आपके जो अंकल हैं, तो मैं तो जाहिर है कि इनसे बड़ा प्रभावित हूँ, इस वजह से मैं लेकिन आइंदा आप ये ज़रूर ध्यान दिया कीजिए कि देख के थूका कीजिए, ये ज़रूर देख कर लिया। बहरहाल उस मुसीबत से गुलजार साहब ने छुड़ाया और फिर हम लोग घर आ गए। गुलजार साहब के यहाँ पुराने लोगों का, नए लोगों का एक झमघट सा रहता है, समझे, और इज्जत और एहतराम का जो जज्बा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है उनके लिए। हमारे यहाँ के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के, उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल। तो गुलजार साहब के सिलसिले में जो उसके MP साहब थे पिछली हुकूमत में, तो 2-3 मंत्रालय भी उनके पास थे समय। तो गुलजार साहब का ये आलम था कि वो उनका बहुत अच्छा ऑडिटोरियम अस्पताल में है, जिसमें 100, 150, 200 लोगों के 150-200 लोगों के बैठने का इंतज़ाम है। तो हम लोगों को जब कोई नशिस्त या कोई प्रोग्राम या कुछ करना होता है तो हम वहीं चले जाते हैं। और वो डॉक्टर साहब हमारे जो हैं, डॉक्टर महेश शर्मा MP जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो शायरों की, अदीबों की, कवियों की, बुद्धिजीवियों की बहुत इज्जत करते हैं। और इतनी इज्जत करते हैं वो कि उनका जो वो हॉल है पूरा AC है, बेहतरीन। लेकिन क्या बोलते हैं, वो इस तरह के अदबी प्रोग्राम के लिए वो फ्री में वो हम लोगों को वो दे देते हैं। और अगर गुलजार साहब साथ में हो तो अगर आप ये कहिए उनसे, गुलजार साहब से, कि साहब वो आप अगर चलेंगे तो थोड़ा और रियायत होगी, तो वो क्या ये भी कर देते हैं कि नाश्ते और उसका भी इंतज़ाम जो है वो कर देते हैं रमेश शर्मा। तो ये नक्शा है गुलजार साहब का। बड़े से बड़े कांग्रेस का तो खैर कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको जाना जानता। एक वाक़या और बड़ा दिलचस्प है। हमारे एक दोस्त यहाँ पर हैं, उनका नाम बाबा कानपुरी है, अच्छे कवि हैं। तो बाबा कानपुरी जो हैं वो RSS से जुड़े हुए आदमी हैं और कवि हैं। तो एक दिन बाबा कानपुरी आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई वो हमारा अधिवेशन यहाँ चल रहा था RSS का, और आज उसका समापन है, तो हम लोग एक कवि सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें ये हुआ है कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने, वो उर्दू पर्शियन के आदमी, उन्होंने कहा भाई शायरों को भी बुला लीजिए आप। तो जावेद साहब आपको आना है, रिफत साहब ने भी हामी भर दी है। और गुलजार साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने डांट के भगा दिया मुझे, तो ज़रा आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई गुलजार साहब ने आपको क्यों डांटा? कहने लगे आपको मालूम नहीं कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, समझे, मेरी मतलब मेरी उनसे वो है, और मेरी घुट्टी में कांग्रेस है, मेरी कई पुश्तें जो हैं कांग्रेस की हैं। अब जाहिर है कि उस ज़माने में एक ही पार्टी, सियासी पार्टी हुआ करती थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जाहिर है कि जितने पुराने लोग थे ज़्यादातर उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो बहरहाल गुलजार साहब ने, बल्कि उन्होंने बहुत, बाबा ने कहा और बहुत किया, लेकिन गुलजार साहब नहीं गए, समझे। तो ये मतलब उसूलों के भी बहुत तीखे आदमी हैं, आवाज़ में बड़ा घनगरज है। जब स्टेज पर आके कलाम सुनाते हैं तो उनके कलाम जो है वो जाहिर है कि खुमरियात पर भी मुतमनी, और क्लासिकल शायरी जो होती है
जिसमें तगज़्ज़ुल की फरावानी होती है, वो गज़ल जो है गुलजार देहलवी साहब करते हैं। तो गुलजार साहब जो हैं, मेरे वालिद जिस ज़माने में उर्दू एकेडमी के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हुआ करते थे, तो गुलजार साहब को तकरीबन हर प्रोग्राम में बुलाया करते थे, वो जाते थे। और ये होता था कि एक प्रोग्राम में तो साहब अजीब व गरीब सिलसिला हो गया कि यहाँ 12 रबीउल अव्वल का सिलसिला चल रहा था, तो यहाँ पर सेक्टर 8 में एक मस्जिद है, वहाँ लोग एक तरह का नातिया मुशायरा करते हैं। तो किसी ने मेरे पास रिकमेंड कर दिया, कुछ कमेटी के लोगों को, वो लोग आ गए हमारे पास, तो कहने लगे साहब कुछ शायरों से आप मुलाकात करा दीजिए, उनको भी हम लोग मदऊ कर दें, और इस बार आप बढ़िया प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम करने का इरादा है। खैर साहब गुलजार साहब के यहाँ गए, हम गुलजार साहब से मैंने तारुफ कराया, हमने कहा गुलजार साहब ये लोग हैं और एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी सरपरस्ती ज़रूरी है, आप चलिए, आपकी ही सदारत होगी और सब कुछ आप ही को करना होगा, आप चलिए। खैर साहब वो लोग काफ़ी देर बैठे रहे, गुलजार साहब से गुफ्तगू करते रहे, बातें हुई, ये हुआ वो हुआ। गुलजार साहब ने प्रोग्राम पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब प्रोग्राम ये है कि पहले नातिया मुशायरा होगा और फिर बाद में मौलाना की तकरीर होगी। तो उन्होंने पूछा मौलाना कहाँ के, तो उन्होंने बताया कि साहब ये फला जगह के मौलाना हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, खूब तकरीर करते हैं। खैर साहब हस्बे वादा हम लोग वहाँ मौजूद रहे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, अपना ये था। अब साहब जो गुलजार देहलवी साहब ने जो मुशायरे की निज़ामत की और निज़ामत करने के बाद जो तकरीर की, मैंने किसी भी गैर मुस्लिम की इतनी मालूमात मजहबी सिलसिले में उस दिन पहली मर्तबा देखा जो गुलजार साहब। उसमें एक बात और रह गई कि उस प्रोग्राम का जब पोस्टर छप के आया तो जब मेरी नज़र गई तो उस पर लिखा था कि सदारत जो है गुलजार अहमद जुर्शी, गुलजार अहमद की होगी। तो मैंने कहा हजरत आप लोगों ने ये क्या गड़बड़ कर दिया, ये आनंद मोहन, पंडित आनंद मोहन जुर्शी गुलजार हैं। उन्होंने कहा नहीं जावेद साहब आप मजाक नहीं मत कीजिए, हम मान ही नहीं सकते कि क्या वो गैर मुस्लिम है। उनका रख रखाव, उनकी वेशभूषा, उनका अखलाक, उनकी गुफ्तगू, समझे, और जो वो है तो हम तो नहीं समझने का, नहीं भैया ऐसा नहीं है। वो कश्मीरी पंडित हैं, परवरदा हैं, हम ही लोगों के, उनके वालिद, उनके मतलब उनके घर में शेर व शायरी का और अरबी और फ़ारसी और उसका माहौल रहा है। और ये दाग देहलवी के घराने से इन लोगों का ताल्लुक़ है और उसी उनके वालिद साहब जो हैं वो ज़ार साहब दाग साहब के शागिर्द थे। तो ये उस घराने के लोग हैं, इनसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि गुफ्तगू से, बातचीत से या इनके किसी हाव भाव से कि ये मुसलमान नहीं है। ये पंडित आनंद मोहन जुर्शी गुलजार देहलवी। तो साहब उन लोगों को बड़ी हैरत हुई और आप यकीन कीजिए कि जो तकरीर वहाँ गुलजार देहलवी ने किया, तो उसके बाद जब मुशायरा ख़त्म हो रहा था और उसके बाद मौलाना कैलूला फरमा के आने वाले थे खाना वाना खाने के बाद, तो आधी से ज़्यादा भीड़ छट गई। तो मैंने किसी के बच्चे से आपस में बात करते हुए सुना कि एक बच्चा कहने लगा, एक आदमी कहने लगा, अरे भाई वो मौलाना की तकरीर, अरे कहने लगे इन्होंने तो सब बता दिया गुलजार साहब ने, समझे, इतनी अच्छी तकरीर की, बहरहाल सुन लेंगे।
तो उन्होंने गुलजार साहब ने अपनी तकरीर से एकदम एक समा बांध दिया वहाँ पर। रोज़े चल रहे हैं, हर साल गुलजार साहब एक रोज़ा रवादारी करते हैं। 30-40 साल से एक रोज़ा रखते हैं जिसका नाम है रोज़ा रवादारी, और वो उस रोज़े का एहतमाम जो है मुसलमान करते हैं। पुरानी दिल्ली में जब तक वहाँ दिल्ली में थे वहाँ होता, उसके बाद यहाँ होता है। अब तो आजकल तो लॉकडाउन है, कोई सवाल नहीं, लेकिन मुसलमान दिन भर ये रोज़ा रखते हैं, फिर शाम को मुसलमान अपने हाथों से इनको रोज़ा जो है वो खुलवाते हैं। तो ये है गुलजार देलवी। कहने का मतलब ये है कि हम इस जो माशरे में हैं, जिस माहौल में हैं, उसका सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। अब हम लोग किस वक्त कौन सी बात कब कह जाएं, किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। और इस तरह के लोगों की, गुलजार पंडित जी के तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है आज। एक वाक़या और मुझे याद आ रहा है कि दीपावली का दिन था, तो ये हुआ कि भाई चल के मुबारकबाद गुलजार साहब को दे दें। तो हम गए उनके यहाँ, घंटी बजाई, तो वही शायद पूजा का वक्त था, पूजा का समय था। उनके गुलजार साहब के एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी तो अमेरिका में है, कहीं न्यू जर्सी वगैरह में, बेटा जो है आजकल पूना में, और उनकी ससुराल जो है मेरा ख्याल राजस्थान की है, भाभी मोहतरमा। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला की ये बड़ी मेहरबानी है शोरा के साथ कि बीवियां बहुत माकूल और बहुत अच्छी मिलती हैं उनको, जो थोड़ा बहुत जो टेढ़ापन है वो बैलेंस उधर से हो जाता है। उसमें बहुत से लोग शामिल हैं, खाकसार का भी उसी में नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि गुलजार देलवी की जो बेगम साहिबा हैं, इतनी अच्छी खातून, इतनी, राजस्थान से ताल्लुक़ है उनका, और जो भी जाता है गुलजार साहब के यहाँ से जब लौटता है तो भाभी के गुन गाते हुए लौटता है। गुलजार साहब वो आदमी हैं, जब अपने घर कोई प्रोग्राम करते हैं तो बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के वो फ़ोन करते हैं हमें, और उन्हें हमारे घर के कबाब बहुत पसंद है। अरे भाई वो नशीद रखिए जावे, तुमने कहा जी जी चचा बताइए हुक्म। कहले भाई एक 50 कबाब तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम्हें आना। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है, समझे, कि जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों के यहाँ, तो वो कोई तकल्लुफ़ नहीं करते, बड़े बेबाकी के साथ वो कह देते हैं कि बम्बई का एक सफ़र उनका, तो हम वो आदमी, और वहाँ पर गुलजार साहब से हमने कहा गुलजार भाई 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ रुक जाएं। एक हमारे यहाँ के, हमारे बहनोई के एक दोस्त हैं समझ सेठ, वो कुरला में रहते हैं, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, पेट्रोल पंप वगैरह है, सेठ हैं, तो वहाँ भी आसानी रहेगी। या आप जहाँ बताइए वहाँ रुक जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि का लुत्फ़ लिया जाता है। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगे ऐसा करते हैं कि पहले चलते हैं अपने बेटे के। उनका बेटा जो है उसका बहुत बड़ी ट्रेवलिंग एजेंसी है जिसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, और बहुत अच्छे तौर पर वो चला रहा है उनका बेटा। तो मैं ये बता रहा था कि जब गुलजार साहब के यहाँ हम गए दीपावली वाले दिन, तो बेटा निकल के आया
तो बेटे ने कहा जी बताइए। वो मुझे नहीं जानता था। मैंने कहा साहब वो चचा को बता दीजिए मलिकज़ादा जावेद आए हैं, मुबारकबाद दीपावली की देने के लिए। तो वो थोड़ा सा उसने कहा कि साहब वो इतने वक्त वो पूजा का समय है, हम लोग पूजा बैठ चुके हैं, तो कुछ इसी उधेड़ बुन में था। तब तक हमारी आवाज़ गुलजार साहब ने गुफ्तगू की सुन लिया अपने ड्राइंग रूम। आ गए बाहर और लड़के को अरे कहने लगे, अरे भाई ये तो भतीजा है हमारा, इसको कहाँ रोक रहे हो, समझे, चलो। और लेके गए और जहाँ उनकी पूजा हो रही थी जो, वहीं मुझे पास में बैठा दिया। तो गुलजार देलवी आमतौर पर लोग, अब ये नामुमकिनात में से है, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि इस तरह की पूजा में किसी मुसलमान को कोई बैठा ले, या इसी तरीके से कोई मुसलमान किसी हिंदू को किसी अपने मजहबी प्रोग्राम में इस तरीके से अपने घर पर पर्सनल प्रोग्राम में। ये लानत एक तरीके से इधर बरसने लगी है, उसके लिए गुलजार देहलवी जैसे लोग हैं जिनसे मिलने के बाद ये एहसास होता है कि ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज़्यादा रिश्तों को, ताल्लुक़ को, कौमी यकजहती को, कंपोजिट कल्चर को, सबको अपने साथ में लेके चलते हैं। और ऐसे लोगों की हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है। तो बम्बई में हमारे जब उनके के यहाँ पहुँचे, बेटे के यहाँ रहे, तो एक पैगाम, हमारे यहाँ एक शायर थे उमर अंसारी साहब, बड़े शायर थे और फिल्मों से भी ताल्लुक़ था उनका, कुछ फिल्म भी उन्होंने बनाई थी। वो नौशाद साहब के बड़े दोस्त थे। तो उनका एक पैगाम था, उन्होंने कहा तुम जा रहे हो तो जब जाना, मैं एक आध महीने पहले उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा भाई नौशाद के यहाँ चले जाना और मेरा ये पैगाम, कोई पैगाम था, कह देना। ठीक है। हालांकि जब नौशाद साहब के यहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ पर उससे 2 रोज़ पहले उमर अंसारी साहब का लखनऊ में इंतकाल हो चुका था। तो मेरे ऊपर और वाजिब था कि भाई ज़रूर जाना चाहिए, उनका पैगाम मुझे पहुंचाना चाहिए। तो मैं गया, तो वहाँ एक शायर और मुझे मिल गया, नौशाद साहब का, उसकी भी अच्छे, अफजल लोरी, वो भी थे, हम थे, वो थे। उनका एक लड़का है राजू नौशाद का, तो वो नीचे हम लोगों को रिसीव करने के लिए आया। और क्या कोठी है साहब नौशाद साहब की, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल समुंदर के एकदम साहिल पर उनकी कोठी है, और फिर कोई घर नहीं है, बस बीच में छोटी सी सड़क है, उसके बाद समंदर। बहुत ही वसी और रीस मकान नौशाद साहब का था। तो उनका बेटा आ गया, उसने कहा कि साहब पापा को हम लोगों ने नहीं बताया है कि उमर अंसारी साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी तबीयत पापा की ठीक नहीं है, उसके बड़े असरात उनके ऊपर मुरतब होंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि उमर अंसारी साहब के इंतकाल के सिलसिले में कोई गुफ्तगू ना कीजिए। बहरहाल हम लोग गए, नौशाद साहब के कमरे में नौशाद साहब लेटे हुए थे। और नौशाद साहब की एक ख़ास बात थी कि लखनऊ से, जो जाहिर है कि लखनऊ के रहने वाले थे, और जहाँ हम लोग रहते थे पुराने लखनऊ में, उसके आगे ही भोलानाथ कुआं है। भोलानाथ कुएं पर उनका अपना मकान था, ख़ानदानी कोठी थी, वहीं से हिजरत करके वो बम्बई पहुँचे थे। तो लखनऊ से उनका एक बड़ा ताल्लुक़ रहा हर तरीके से। हालांकि मैं 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को एक प्रोग्राम मैं नौशाद साहब पर करूँगा,
इसी हवाले से उनसे जो मेरी मुलाकातें रहीं वैसा रहा, तो उन पर भी मैं 5 तारीख को करूँगा। तो उसमें बहुत सी बातें और खुल के सामने आएंगी नौशाद साहब की शख्सियत की। मेरी एक आदत और बहुत है कि जब मैं किसी बड़े आदमी की, किसी फील्ड के बड़े आदमी से मिलता हूँ, शायर हो, अदीब हो, फनकार हो, पेंटर हो, अदाकार हो, कोई भी हो, तो मुझे एक ख्वाहिश होती है कि आखिर ये आदमी इतना बड़ा क्यों है, क्या ख़ास बात है। तो मैं एक क्यूरोसिटी पैदा होती है और मैं उसको बड़े ध्यान से उसको वॉच करने लगता हूँ। तो बहुत से लोगों को वॉच करने के बाद बड़े अच्छे नताइज बरामद हुए। मुझे लगा कि भाई यूँ ये लोग बड़े हैं। हालांकि गुलजार साहब को किसी तरह का, यहाँ पर बहुत अच्छी कोठी है उनकी सेक्टर 26 में, फाइनेंशियली किसी तरह की परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। बहुत कोई चला जाए तो बहुत ज़ियाफ़त और हर तरीके से वो करते हैं। कई मरतबा उनके घर में चोरी भी हो चुकी है। यहाँ पर जब वो दोनों मियाँ बीवी कहीं नहीं रहते तो अक्सर एक चोर ने उनका घर देख रखा है, काफ़ी कुछ चला जाता है उनके यहाँ। तो उसका एक दिन मुझसे अफसोस कर रहे थे, या कहने लगे यार वो सब अवार्ड वार्ड रखा था, पता नहीं क्या समझ के ले गया, चांदी उंदी समझ के ले गया। बहरहाल तो नौशाद साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और इधर उधर की गुफ्तगू के बाद सबसे पहला सवाल ही नौशाद साहब ने ये किया, अरे भाई उमर अंसारी का क्या है। अब मुझे एकदम ये उम्मीद नहीं थी कि नौशाद साहब, और उस वक्त क्या बहरहाल उस वक्त गुलजार साहब की जहानत काम में आई और उन्होंने फ़ौरन उस टॉपिक को बदल दिया और हम लोग दूसरी बातें करने लगे इधर उधर की और तमाम तरह की। तो गुलजार साहब का एक दिन और भी मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले लेता हूँ। जाहिर है कि मेरे जैसा मामूली आदमी, छोटा आदमी, इतने बड़े बड़े लोगों से थोड़ी बहुत इसलिए लिबर्टी ले लेता हूँ कि लोग शफ़क़त और मोहब्बत मुझसे करते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि हमने कहा चचा, ये जो आप कलाम सुना रहे हैं, ये तो 40 साल पहले का कलाम आप सुनाते हैं और उसी आबो ताब के सुनाते हैं और वैसे ही आपको दाद मिलती। अब तो जब टीवी पर आप आते हैं तो मेरे बच्चे कहने लगे कि अब चचा ये पढ़ेंगे, अब चचा ये पढ़ेंगे, अब चचा ये पढ़ेंगे, और सब कुछ आप वही पढ़ते हैं। तो बहुत ज़ोर से हंसे, समझे। कहने लगे यार वो एक इमेज बनी हुई है, ये सब चीज़ें हमारी, और वाकई जो उनका कलाम है, निज़ामुद्दीन औलिया का जब उर्स होता है तो उनके लिए ख़ास कमरा वहाँ के अराकीन रखते हैं, पूरे उर्स में वहीं जाके रहते हैं। इसके अलावा जिस मुशायरे में, जिस महफिल में जहाँ होते हैं और पता चला कि शेरवानी पहने, टोपी लगाए, लाल गुलाब, अल्लाह का, आपने नहीं देखा होगा, जिन दोस्तों ने नहीं देखा गुलजार देहलवी को, वो देखें। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं किसी महफिल में ओम का एक कोई लॉकेट पहनूं या कोई गैर मुस्लिम बिरादरान वतन हमारा अल्लाह लिखा हुआ पहनूं, यह नामुमकिन है। लेकिन मैं तकरीबन 30-40 साल से गुलजार देहलवी को वो अल्लाह वाला लॉकेट जो है वो पहने हुए देखता हूँ। उन्हें किसी तरीके से कोई तकल्लुफ़ नहीं किए हैं। और ये बात है कि उनके यहाँ बहुत से लोग आते हैं, कवि आते हैं, शायर आते हैं, और उनके बर्थडे पर जो एक प्रोग्राम होता है, समझे, वो प्रोग्राम ख़ुद अपने आप में इतना ज़बरदस्त होता है। और उनकी एक तंजीम है तामीर उर्दू, जो आज़ादी से पहले की तंजीम है, उसके तहत आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है उनका। तो गुलजार देहलवी साहब दिल्ली के लोगों में या दिल्ली में रच बस गए।
अब दिल्ली का तसव्वुर जो है इस तरह के प्रोग्राम में गुलजार देलवी के बग़ैर किया जाना या करना आने वाले दिनों में बहुत गरा लोगों को गुजरेगा, क्योंकि अगर मुशायरा है, कोई प्रोग्राम है, तो गुलजार साहब स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, या तो इफ्तिताह कर रहे हैं या क्या बोलते हैं वो सदारत कर रहे हैं, और एक एक शेर पर आवाज़ से वो दादो तहसीन से नए लोगों को नवाज रहे हैं। और उसके जो पढ़ने का अंदाज़ है, खुमरियात हो या क्लासिकल शायरी हो, जिसमें क्या बोलते हैं वो खातून से बातचीत, गज़ल के जो लफ्ज़ी माने हैं वो पूरी उनके है, और वो जिस अंदाज़ में पेश करते हैं तो उससे हमारी नई नस्ल बड़ा मुतासिर होती है, बहुत खुश होती है, बहुत दादो तहसीन से उनको नवाजती है। 95 साल के इस नौजवान पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देलवी से का एक इजमाली जायज़ा या एक खाका मैंने आप लोगों के सामने खींचा, और मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों की शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा या लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, वो पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देलवी की तकरीर, लाजवाब तकरीर। मतलब ऐसे यहाँ एक मुशायरे में तो ये कहा, उन्होंने कहा मुझसे कि साहब अब मुशायरा हो ना हो, तकरीर तो जो करनी थी वो गुलजार साहब ने कर दिया, वो काफ़ी है, समझे, अब मुशायरा हो या ना हो। क्या शुस्ता उर्दू, क्या ढले हुए अल्फाज उस ज़माने के। अब तो जाहिर है कि हम लोग सहल उर्दू बोलते हैं, फ़ारसी ज़्यादा बोली जाती थी, तो उस उर्दू की गुफ्तगू सुनने, उस उर्दू तहज़ीब को देखने लोग अक्सर सेक्टर 26 C99 नोएडा में दस्तक देने के लिए आते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बुज़ुर्ग को, जिसने कई नस्लों की परवरिश की है और कंपोजिट कल्चर को, हमारे कंपोजिट जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, उस कंपोजिट कल्चर को जिया है और लोगों को बताया है अपने आमाल, अपनी हरकत, अपने तमाम चीज़ों से, कि इसे कहते हैं कंपोजिट कल्चर, और मोहब्बत और प्यार और आपसी भाईचारे के अलावा कभी भी ये मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे का अदब, एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। मुझे घर वालों ने आजकल रोका हुआ है, निकलने नहीं देते बाहर कोरोना की वजह से, और जाहिर है कि उतनी दूर, लेकिन तबीयत मेरी बेचैन है। जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं गुलजार साहब की खैरियत जाके लूँगा। पता नहीं क्या हाल है उनका, क्योंकि उनके बच्चे तो एक तो अमेरिका में, एक वहाँ पर है पूना में, यहाँ इतने वसी और अरीज़ मकान में दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। बहरहाल लेकिन उनके पड़ोसी और पूरा शहर उनका है, ज़रूर सब ठीक ठाक होगा हर तरीके से। गुलजार साहब मज़े में होंगे, तो मैं जाऊंगा उनकी खैरियत पूछने, उनसे मिलने, और आगे प्रोग्राम उनका पूछने कि साहब 96 बर्थडे जो 96 साल वाला होगा, उसमें आप कुछ बताएं कि उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरीके से करना है, किन किन लोगों को बुलाना है और क्या क्या होना है। इन जुमलों के साथ मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।